प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट इतिहास का पहला लेसन आपके समाप्त हो चुका है। सेकेंड लेसन आज प्रारंभ होगा। पिछले लेसन में आप लोगों ने देखा कि 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के साथ ही मैंने आपको कहा था भी आज पहला लेसन आपका ये समाप्त होता है। लेकिन बलबन के बाद भी 3 सालों तक का इतिहास वो हालांकि आपके महत्वपूर्ण नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आना है, लेकिन कालक्रम को बनाए रखने के लिए उनका अध्ययन भी जरूरी है। तो देखिए, बलबन की मृत्यु के पश्चात का जो इतिहास था, घटनाक्रम जो था, उसका संक्षिप्त विवरण बताने वाला हूँ। तो देखिए, बलबन की आपको पता है बलबन 1266 से 1287 ईस्वी बलबन का काल था। 87 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात कहा जाता है कि बलबन के 2 पुत्र थे। एक तो मोहम्मद और एक था बुगरा खां। मोहम्मद की मृत्यु पिछले लेसन में पढ़ा था। मंगोलों के आक्रमण से साम्राज्य की सुरक्षा करते हुए शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो इसके जीवन काल में ही मर जाता है। एकमात्र पुत्र बचता है बुगरा खां। बुगरा खां आपको पता है बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह का दमन किया गया था बलबन ने। तो उसी समय भयभीत होकर बंगाल में ही बुगरा खां रुक जाता है और वहीं का सूबेदार बन जाता है। उसके बाद कभी भी उसने कल्पना नहीं की होती है कि वो कभी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने। अब देखिए, बलबन के जीवन काल में जब महमूद की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र था के खुसरो, तो बलबन क्या करता है, सबसे प्रिय पुत्र था, तो इसकी मृत्यु होने के पश्चात के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि भाई मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे पौत्र, किसका पौत्र था ये, बलबन का पुत्र किसका था, शहजादा मोहम्मद का, कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे पौत्र के खुसरो को ही अगला सुल्तान बनाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है 1287 ईस्वी में, जो तुर्क अमीर जो होते हैं, तुर्क अमीर यानी विदेशी मुस्लिम, वो क्या करते हैं, बुगरा खां को पहले कहते हैं भाई आप सुल्तान बन जाइए। बुगरा खां नहीं बनता है, भाई मैं यही राजी खुशी हूँ, प्रसन्न हूँ। तो बुगरा खां जो पुत्र होता है केकुबाद, उसको क्या करते हैं, तुर्क अमीर दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना देते हैं। तो बलबन की मृत्यु के पश्चात बलबन की इच्छा थी उसका पुत्र के खुसरो बने, लेकिन तुर्क अमीर क्या करते हैं, बुगरा खां के पुत्र केकुबाद को अगला सुल्तान बना देते हैं। अब देखिए, केकुबाद से ही अगला घटनाक्रम प्रारंभ होता है। तो देखिए, बलबन का के पुत्र बुगरा का पुत्र केकुबाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है तुर्क अमीरों के सहयोग से। लेकिन कहा जाता है, जैसे इतिहासकार कहते हैं कि केकुबाद बलबन के कठोर नियंत्रण में पला बढ़ा था और जब बलबन की मृत्यु हो जाती है और ये सुल्तान बनता है तो अब इसे क्या चाहिए था, इसे चाहिए थी आज़ादी, जो बलबन के शासनकाल के दौरान नहीं मिल पाई थी। तो ये क्या करता है, जैसे ही शासन सत्ता अपने हाथों में आती है ये भोग विलास में लीन रहने लग जाता है। यानी दरबार में नहीं आता है तो मदिरा पान करता हुआ आता है। कुल मिला के फुल ऐशो आराम भरा जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त होने लगती है। तो जब कहा जाता है, जब बुगरा खां यानी इसके पिता को जब ये सूचना मिलती है कि भाई केकुबाद इस प्रकार ऐशो आराम भरा जीवन व्यतीत कर रहा है, प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है,
तो बुगरा खा केकूबात को समझाने आता है भाई इस प्रकार आप राजकार्य को अनदेखी ना करिए और प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखिए। तो क्या कहते हैं कि केकूबात को जो उसके सहयोगी है वो भड़काते हैं बुगरा खा के विरुद्ध, भाई वो तेरा दमन करने आया है और तुझे पद से हटाकर खुद सुल्तान बनना चाहता है। तो केकूबात क्या करता है, पहले तो बुगरा खा से मिलने से इनकार कर देता है, जबकि बुगरा खा के मन में ऐसा कुछ नहीं था मैं सुल्तान बनूं, सिर्फ वो चाहता था मैं समझाऊं। और फिर बाद में जब केकूबात से विनती करता है बुगरा खा भाई मुझे एक बार मुलाकात का मौका दीजिए, तो अपने सहयोगियों के कहने के कारण केकूबात बुगरा खा को अपमानित करता है, घुटनों के बल बैठकर हाथ जुड़वाता है, माफ़ी मंगवाता है, लेकिन फिर भी बुगरा खा अपने पुत्र के कारण ये सब करने को तैयार हो जाता है। आखिर में केकूबात को यह एहसास होता है कि वास्तव में मैं गलत था और मेरा पिता बुगरा खा सही कह रहा है, तो वह पिता की बात मान जाता है, ऐसो आराम भरा जीवन त्याग देता है, मदिरा पान वगैरह जो भी करता है वो त्याग देता है। लेकिन कुछ दिनों पश्चात पुनः भोग विलास में लीन होने जाता है। क्यों? क्योंकि इसके सहयोगी थे वो नहीं चाहते थे कि यह योग्य शासक बने, क्योंकि शासन की बागडोर वो अपने हाथों में लेना चाहते। तो इस प्रकार पुनः गलत संगतियों में चला जाता है और कहा जाता है कि अत्यधिक भोग विलास मद्यपान के कारण इसे लकवा हो जाता है, और लकवा होने के पश्चात कहा जाता है तुर्क अमीर इसी का जो पुत्र होता है क्यूमर्स, केकूबात का जो पुत्र होता है क्यूमर्स, जो कि एक नाबालिग होता है, उसे दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना देते हैं। और एक जो था जलालुद्दीन, इसे बुगरा खा क्या करता है, केकूबात को समझाने के पश्चात जाते जाते जलालुद्दीन को केकूबात का संरक्षक बना देता है। और केकूबात क्या करता है, जलालुद्दीन को शाइस्ता खां की उपाधि देकर अपना सेनापति बना लेता है। अब केकूबात को जब लकवा हो जाता है तो क्यूमर्स जो कि उसका पुत्र है सुल्तान बन जाता है, एक नाबालिग होता है। जलालुद्दीन अब ये क्या करता है, ये एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, ये क्या करता है कि ये केकूबात का वध करवाता है, उसके बाद क्यूमर्स का वध करवाता है, दोनों की हत्या करके, ये बात थी 1290 ईस्वी में, दोनों का वध करवा देता है। और इस प्रकार 1290 ईस्वी में इस गुलाम वंश, मामूलक वंश, बलबन वंश का खात्मा हो जाता है। इस प्रकार पहला वंश समाप्त होता है। एक बार रिपीट वापिस, बलबन के पश्चात केकूबात बनता है, केकूबात के समय ही जलालुद्दीन संरक्षक बनता है, शाइस्ता खां की उपाधि देता है, केकूबात उसे वह सेनापति बना देता है, जिसे कहा जाता है दीवाने आरी। और जलालुद्दीन खिलजी ही क्या करता है, केकूबात व उसके पश्चात जो क्यूमर शासक बनता है दोनों का वध कर देता है। और इसी प्रकार 1290 ईस्वी में गुलाम वंश का खात्मा होता है और एक नए राजवंश की उत्पत्ति होती है जिसे कहा जाता है खिलजी वंश। ये था बलबन की मृत्यु के पश्चात ऐतिहासिक घटनाक्रम। तो देखिए अब इसके पश्चात अपना लेसन प्रारंभ होता है, जिस लेसन का नाम है खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 ईस्वी में, जो चलता है 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी, जो कि था एक तुर्क अमीर ही, लेकिन अफगान में रहने के कारण उनका हाव भाव, बोलचाली आदि अफगानों की जैसी हो जाती है। तो देखिए नया लेसन है आपके, सेकंड लेसन,
खिलजी वंश। खिलजी वंश माना जाता है 1290 से 1320 ईस्वी। अब देखिए खिलजी वंश में पहला जो टॉपिक आपके आता है जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल माना जाता है 1290 से 1296 ईस्वी। तो देखिए जिस प्रकार आपको मैंने बताया कि किस तरह जलालुद्दीन खिलजी केकोबाद व क्यूमर्स की हत्या कर एक नए राजवंश की स्थापना करता है, वो नए राजवंश की स्थापना को ही खिलजी क्रांति कहा जाता है। तो पहला 2 नंबर का क्वेश्चन तो ये है कि खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो सीधा सा सिंपल है, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा गुलाम वंश का खात्मा करना या केकोबाद व क्यूमर्स की हत्या कर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना करना ही इतिहास में खिलजी क्रांति कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट रूप में कि जलालुद्दीन खिलजी द्वारा नए राजवंश की स्थापना करना ही खिलजी क्रांति कहलाता है। तो देखिए दूसरा वंश प्रारंभ होता है आपके खिलजी वंश। तो जलालुद्दीन खिलजी एक 70 साल की यानी 70 ईयर्स 70 वर्ष की आयु में शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का और खिलजी वंश का पहला शासक बनता है। इतिहासकार कहते हैं ये भी तुर्क अमीर ही थे लेकिन अफगानिस्तान में रहने लग गए, और लेकिन यहाँ के जो तुर्क अमीर थे वो इन्हें निम्न दृष्टि से देखते थे, अपने से निम्न मानते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी के जो शासनकाल की घटनाएं हैं वो निम्न है। टॉपिक आता है शासनकाल की घटनाएं, जिसमें पहला है रणथंभौर अभियान। कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बनता है और सुल्तान बनने के पश्चात देखिए अपना राज्याभिषेक कहाँ कराता है, केकोबाद द्वारा बनाए गए एक किलाखोरी महल बनाया था केकोबाद ने, जो कि पूरा नहीं कर पाया, वहीं पर ही अपना राज्याभिषेक करवाता है और दिल्ली जाता है। तो कब जाता है, राज्याभिषेक के 1 वर्ष पश्चात दिल्ली जाने का साहस जुटा पाता है। तो देखिए इसके शासनकाल की जो घटनाएं थी रणथंभौर अभियान। कहा जाता है कि रणथंभौर में इस समय शासक था हमीर, एक राजपूत था। तो कहा जाता है कि 1290 और इकरान में इसलिए लिखा है कि 1290 में आक्रमण रणथंभौर अभियान पर निकलता है, 91 में आक्रमण करता है लेकिन विफल होता है। तो देखिए रणथंभौर अभियान करता है साम्राज्य विस्तार के तहत। उस समय रणथंभौर का शासक होता है हमीर, जो कि एक राजपूत था। कहा जाता है कि इस अभियान के दौरान जलालुद्दीन खिलजी को सफलता प्राप्त नहीं होती, बहुत कोशिश करने के पश्चात भी राजपूत इसकी आशा पूरी नहीं होने देते और वीरता से लड़ते हुए जलालुद्दीन को व इसकी सेना को खदेड़ देते। तो कहा जाता है कि जब इसे लगता है जलालुद्दीन खिलजी को भी रणथंभौर अभियान में मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो क्या कहता है ये कि ऐसे 10 किलो को डेफिनेशन लिख देता हूं मैं रणथंभौर के लिए। कहता है ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर समझता हूं। यानी ये परिभाषा देते हुए वे ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के दाढ़ी के बाल के बराबर समझता हूं और वापस लौट जाता। यानी क्या कहते हैं, वही अंगूर लोमड़ी वाली अंगूर वाली, हाथ में नहीं आए अंगूर तो अंगूर खट्टे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
तो यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है और यह का बोलते हुए पुनः रवाना हो जाता है। तो अब देखिए इसके पश्चात कहा जाता है कि इसी अभियान के दौरान यह मंडोर का अभियान करता है। इस समय शासक कौन था इसके बारे में संशय है, लेकिन यह है कि यहाँ पर भी राजपूत थे। हालांकि इस अभियान में जलालुद्दीन को सफलता मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे जलालुद्दीन खिलजी लौटने लगता है साम्राज्य की ओर, पुनः राजपूत एकत्रित हो जाते हैं, वह जलालुद्दीन खिलजी के सेनाओं को यहाँ से पराजित करके खदेड़ देते हैं। तो देखिए ये दो शासनकाल की घटनाएं हो गई। तीसरा, मंगोलों के आक्रमण। तो देखिए अब होता क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान ही मंगोलों का आक्रमण होता है। अब्दुल्ला के नेतृत्व में, अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया इसके साम्राज्य पर, और कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने उसे पराजित कर दिया। यानी मंगोलों का आक्रमण हुआ अब्दुल्ला के नेतृत्व में, जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, मंगोलों को पराजित कर दिया। तो मंगोल पराजित तो हो जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उलग खां वह 4000 मंगोल भारत में ही, यानी जलालुद्दीन खिलजी के साम्राज्य में ही रुकने का निश्चय कर लेते हैं और जलालुद्दीन खिलजी से विनती करते हैं उलग खां व 4000 मंगोल कि भाई हम यही रहेंगे, यही अपना निवास बनाना चाहते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, प्रसन्न होते हुए उलग खां से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और इन 4000 मंगोलों को अपने यहाँ बसने की अनुमति देता है। तो यही मंगोल इतिहास में किस नाम से कहलाते हैं, नव मुसलमान। रिपीट कर रहा हूं वापिस, मंगोलों का आक्रमण होता है, अब्दुल्ला के नेतृत्व में पराजित होते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, लेकिन क्या होता है, उलग खां व 4000 मंगोल यही स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। तो क्या कहता है, जलालुद्दीन खिलजी प्रसन्न होते हुए अपनी पुत्री का विवाह मंगोल नेता उलग खां के साथ कर देता है और बसने की अनुमति देता है। यही मंगोल जो भारत में रहने लगे इतिहास में नव मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसके पश्चात देखिए इसके शासनकाल की जो अगली घटना है उस घटना के बारे में कहा जाता है उदारतापूर्ण व्यवहार। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि बहुत उदार था ये, यानी 70 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। बनने के पश्चात भी इसने कभी भी इसके जो विरोधी थे उनका दमन करने की सोची भी नहीं। इसे पता था तुर्कमीन इसका विरोध कर रहे हैं, बलबन के कई सहयोगी थे जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका दमन नहीं किया। यहाँ तक कि खुद कबूल करता है, ये सब किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि मेरे महल के सामने से हिंदू गाजा बाजा बजाते हुए जुलूस के रूप में निकलते हैं, मूर्तियां विसर्जित करते हैं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ये खुद कहता है जलालुद्दीन खिलजी, जो क्या दर्शाता है कि यह एक उदार शासक था। तो देखिए इसकी जो उदारतापूर्ण व्यवहार की कुछ घटनाएं हैं जो निम्न हैं, जैसे पहला पॉइंट आता है मलिक छज्जू का विद्रोह। क्या होता है कि मलिक छज्जू अवध का एक सूबेदार था और वो क्या करता है, वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है और उपाधि धारण कर लेता है सुल्तान मुगीसुद्दीन की। ये उपाधि धारण कर लेता है और जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है तो जलालुद्दीन खिलजी
सैन्य अभियान के लिए अपने सेना को भेजता है और मलिक छज्जू का दमन कर सामने पेश किया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के। तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, ये नहीं कि उसे मृत्युदंड दे दे, उसे रिहा कर देता है, ठीक है भाई दोबारा गलती मत करना। जबकि जलालुद्दीन खिलजी के सहयोगी कहते हैं इसका दमन कर देना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए, लेकिन नहीं देता है, बस ये कहता है दोबारा ऐसा गलत कार्य नहीं करना। तो इस प्रकार इस विद्रोह का दमन कर देते हैं, लेकिन विद्रोह करने वाले को रिहा कर देते हैं। दूसरा उदाहरण बताया जाता है डाकुओं व ठगों का विद्रोह। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी के साम्राज्य में डाकू भी थे जो आक्रमण करते थे, लूटमार करते थे, ठग भी थे जो ठगी का कार्य करते थे। कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने इनके विरुद्ध सैन्य अभियान भेजा, डाकुओं को कह दिया भाई दोबारा ये गलती मत करना, अब दूसरा कार्य करने लग जाओ। ठगों को कह देता है कि भाई ठीक है आप लोगों ने गलती की है, अब यही कार्य है कि आप लोग यहाँ से मेरा साम्राज्य छोड़ के साम्राज्य से दूर चले जाइए। हालांकि इसके सहयोगी कहते हैं कि मृत्युदंड देना चाहिए, लेकिन नहीं देता है। क्या दर्शाता है, उदारतापूर्ण व्यवहार दर्शाता है। अब क्या करता है, ठग क्या करते हैं, रिहा कर देता है और ठग पुनः वापस इसके साम्राज्य में आकर बस जाते हैं। तीसरा बताया जाता है तुर्क अमीरों का विद्रोह। कहा जाता है कि इसके उदारतापूर्ण व्यवहार के कारण तुर्क अमीर इससे खपाते, वे हिंदुओं का कुछ नहीं कर रहा है। तो कहा जाता है तुर्क अमीर एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं, उस सम्मेलन में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बिल्कुल बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे कहते हैं कि वे उसको खीरे ककड़ी की तरह काट डालेंगे, उसको अपमानित करेंगे, उसका सर धड़ से अलग कर देंगे, उसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग जलालुद्दीन खिलजी के लिए किया जा रहा होता है। और इस बात की सूचना जलालुद्दीन के जो गुप्तचर होते हैं वो जलालुद्दीन को दे देते हैं। तो कहा जाता है कि इसके पश्चात तुर्क अमीरों को बुलाया जाता है दरबार में बुलाए जाने के पश्चात उसे कहते हैं ठीक है जो गलती की है अब वो दोबारा मत करना, और इनको रिहा कर देता है। यह है उदारतापूर्ण व्यवहार। लेकिन एकमात्र विकल्प जो है सीधी मौला का दमन। सीधी मौला जो कि कौन था, एक ईरानी था और एक फकीर था। कहा जाता है कि सीधी मौला के बारे में जलालुद्दीन खिलजी के पास एक बात पहुंची भी सीधी मौला बहुत बड़ा धनी फकीर है और जो अपने साम्राज्य की जो सीमा, अपने साम्राज्य की जो जनता है उस जनता को सुबह शाम अपनी तरह से निःशुल्क भोजन करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास पैसा आया कहाँ से। तो जलालुद्दीन खिलजी को भड़काया जाता है कि वो अवैध तरीके से पैसा कमा रहा है। तो सीधी मौला को जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में पेश किया जाता है और जलालुद्दीन खिलजी उसे कहता है कि ठीक है तुझे छोड़ दिया जाएगा, तू इतना सा बोल दे कि भाई तूने राजनीतिक षड्यंत्र किया है ये और कुछ भ्रष्टाचार किया है। जबकि ये सही होता है, ये कबूल नहीं करता कि मैंने ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं किया। तो क्या करता है, इसे मृत्युदंड का आदेश देता है और हाथी के पैरों तले से कुचलवा दिया जाता है। तो एकमात्र यही उदाहरण माना जाता है जिससे ये साबित होता है कि उदारतापूर्ण व्यवहार नहीं किया। जबकि अधिकतर जो उदाहरण है वो क्या कहते हैं कि इसका व्यवहार बिल्कुल उदारतापूर्ण था। अब देखिए इसके पश्चात 5वां पॉइंट आता है देवगिरी अभियान। तो देखिए जलालुद्दीन खिलजी कहता है अलाउद्दीन खिलजी से कि भाई आप सैन्य सामग्री लेके भीलसा अभियान पर जाइए। तो क्या कहता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका बचपन का नाम था अली गुरसाब, ये था अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम।
तो अली गुल साहब को ये कहता है कि इस अभियान पर जाइए। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही योग्य व्यक्ति था, इसका भतीजा था, दामाद भी था। और वह क्या करता है, इस भीलसा अभियान के दौरान ही उसे जब पता चलता है कि दक्षिण भारत में देवगिरी एक आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश है, तो क्या करता है वो जलालुद्दीन खिलजी से चोरी छिपे, यानी उसे बातों का पता ना हो, इस अभियान पर चल पड़ता है। और कहा जाता है कि देवगिरी का जो शासक होता है रामचंद्र देव, जिसे पराजित कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ से बहुत सारा धन अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त होता है। और इसी धन से उसकी जो महत्वाकांक्षा थी सुल्तान बनने की, वो पूरी करता है। कैसे? अब जब वहाँ से प्राप्त धन को लेकर वो साम्राज्य की ओर लौटता है, और जलालुद्दीन खिलजी को जब पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी चोरी छुपे देवगिरी अभियान पर चला गया है और वहाँ से बहुत सारा धन लेके आया है, तो फिर भी यह क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी को माफ़ कर देता है और उससे बस इतना सा कहता है भी जितना भी धन लिया है वो मुझे लौटा दे। और अलाउद्दीन खिलजी भी इसे आश्वासन दे देता है कि ठीक है, आप गंगा नदी के तट पर आ जाइए, वहाँ पर मैं आपको सारा धन दे दूंगा और माफ़ी भी मांगूंगा। और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बहकावे में आकर जलालुद्दीन खिलजी कहे अनुसार चला जाता है, और कहा जाता है कि जैसे ही गंगा नदी के तट पर नाव सहित पार पहुंचता है, जलालुद्दीन खिलजी का वध अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों द्वारा कर दिया जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी पहुंचता है, अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, आ मेरे प्यारे भतीजे। लेकिन चुपके से अलाउद्दीन खिलजी तलवार से उस पर वार कर देता है, और जलालुद्दीन खिलजी जान बचाते हुए भागता है कि अलाउद्दीन तूने ये क्या कर दिया। तभी अलाउद्दीन के जो सैनिक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी का वध करते हैं, उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। और इस प्रकार 1290 ईस्वी में 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का वध हो जाता है। इस प्रकार ये आज का इस लेसन में अपन ने खिलजी वंश का चैप्टर फर्स्ट जलालुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी के बारे में अध्ययन किया। इसके शासनकाल की जो घटनाएं थी वो निम्न थी, जिसके बारे में बता दिया मैंने। और उदार दृष्टि था, ये उदारतापूर्ण व्यवहार के उदाहरण है। ये एकमात्र है कि जिससे हम कह सकते हैं कि ये उदारवाद दृष्टि नहीं अपनाए। और देवगिरी पर जो अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, उसी से प्राप्त धन को लेकर वह सुल्तान बनना चाहता है और जलालुद्दीन खिलजी का धोखे से वध करता है, और इसी के साथ जलालुद्दीन खिलजी का खात्मा होता है और अलाउद्दीन खिलजी अब दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है। इसके बारे में अगले लेसन में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।